आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी और जादुई बाल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लहराती पहाड़ियों और चमचमाती नदियों के बीच बसे एक राज्य में लिसा नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी लिसा के लंबे सुनहरे बाल थे जो सूरज की रोशनी में सोने के धागों की तरह चमक रहे थे। लेकिन जो चीज उसके बालों को वास्तव में खास बनाती थी वह थी इसकी जादुई क्षमता। जब भी राजकुमारी लिसा गाती थी उसके बाल उसकी धुनों की लय में नाचते और लहराते थे। राज्य के लोग अक्सर उसका गाना सुनने और उसके बालों को जादू से जीवंत होते देखने के लिए महल के प्रांगण में इकट्ठा होते थे। वे इस मनमोहक दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। लेकिन राजकुमारी लिसा के जादुई बाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। इसमें एक गुप्त शक्ति थी जो शाही उत्तराधिकारियों की पीढ़ियों से चली आ रही थी। किंवदंती थी कि जिसके पास भी राजकुमारी के बालों का गुच्छा होता था वह बड़ा जादू कर सकता था और राज्य में समृद्धि ला सकता था। एक दिन मॉर्गन नाम की एक दुष्ट जादूगरनी को राजकुमारी लिसा के जादुई बालों के बारे में पता चला और वह ईर्ष्या से भर गई। मॉर्गन ने अपने लिए शक्ति चाही और राजकुमारी से इसे चुराने का फैसला किया। अंधेरे की आड़ में मॉर्गन महल में घुस गई और राजकुमारी लिसा पर जादू करने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल किया। अगली सुबह जब लिसा उठी तो उसने पाया कि उसके बालों का जादू हो गया है। टूटे हुए दिल और अपने बालों के जादू से मुक्त करने के लिए बेताब राजकुमारी लिसा ने पौराणिक सुनहरे फूल की खोज शुरू की, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास किसी भी जादू को तोड़ने की शक्ति है। अपने वफादार पालतू तोते पोली की मदद से राजकुमारी लिसा ने जादुई जंगल में गहरी यात्रा की जहां सुनहरे फूल खिलते थे। रास्ते में उन्हें सभी प्रकार के जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा, शरारती परियों से लेकर बुद्धिमान बूढ़े वृक्ष आत्माओं तक। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए राजकुमारी लिसा की आशा कम होने लगी। लेकिन जब वह हार मानने ही वाली थी पोली को पेड़ों के बीच से चमकती सुनहरी रोशनी की एक झलक दिखी। पोली के नेतृत्व के बाद राजकुमारी लिसा एक छिपे हुए उपवन में पहुंच गई जहां सुनहरा फूल अपनी पूरी उज्जवल महिमा के साथ खिल रहा था। कांपते हाथों से राजकुमारी लिसा ने फूल से एक पंखुड़ी तोड़ ली और अपने बालों का जादू वापस पाने के लिए दिल से प्रार्थना की। उसे आश्चर्य हुआ, पंखुड़ी गर्म सुनहरी रोशनी से चमकी और उसकी हथेली में विलीन हो गई। तुरंत राजकुमारी लिसा के बाल एक बार फिर झिलमिलाने और चमकने लगे। खुशी भरी हंसी के साथ उसने देखा कि उसके बाल नाच रहे थे और हवा में घूम रहे थे। जादू अपनी पूरी महिमा में वापस आ गया। लेकिन उनकी जीत ज्यादा लंबी नहीं थी, क्योंकि मॉर्गन ये सब अपने जादू से देख रही थी। इस बात से क्रोधित होकर कि राजकुमारी लिसा अपनी खोज में सफल हो गई, मॉर्गन जंगल में आई। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। इससे पहले कि राजकुमारी लिसा प्रतिक्रिया दे पाती, मॉर्गन ने एक शक्तिशाली जादू करके उसे कांटों के पिंजरे में फंसा दिया। पोली ने अपनी मालकिन के खतरे को भांपते हुए झपट्टा मारा और मॉर्गन के हाथ पर चोट मार दी, जिससे उसकी छड़ी गिर गई। बहादुरी के साथ राजकुमारी लिसा अपने पिंजरे की सलाखों के पास पहुंची और छड़ी पकड़ ली। लिसा ने अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करते हुए जादुई छड़ी को तोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका जादू खत्म हो गया। जादूगरनी ने एक चीख निकाली जिससे वह शक्तिहीन और पराजित हो गई। मॉर्गन की धमकी बेअसर होने के साथ अपनी जीत मानते हुए राजकुमारी लिसा और पोली राज्य में लौट आए, जहां उनका नायकों के रूप में स्वागत किया गया। उस दिन से राजकुमारी लिसा के जादुई बाल पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए और उसने इसकी शक्ति का उपयोग अपने राज्य में खुशी और समृद्धि लाने के लिए किया। आज की कहानी का शीर्षक है 12 नृत्य करने वाली राजकुमारियां। तो चलिए चलते हैं राजकुमारियों की दुनिया में। एक बार की बात है, एक राजा था जिसकी 12 खूबसूरत बेटियां थीं और वे एक ही कमरे में 12 बिस्तरों पर सोती थीं। हर रात दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, लेकिन हर सुबह उनके जूते पूरी तरह से घिसे हुए पाए जाते थे, जैसे कि उन्होंने पूरी रात नृत्य किया हो। इस रहस्य के बावजूद कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि यह कैसे हुआ या वे कहां थे। राजा ने इस रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। अपने पूरे राज्य में घोषणा की
कि जो कोई भी यह पता लगाएगा कि उसकी बेटियां हर रात कहाँ नृत्य करती है, उसे उनमें से एक से शादी करने की अनुमति दी जाएगी और वह उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा। विभिन्न राज्यों के कई राजकुमारों ने अपनी किस्मत आजमाई। प्रत्येक का भव्य स्वागत किया गया और राजकुमारियों पर नजर रखने के लिए उनके कमरे के बगल में एक कक्ष दिया गया। हालांकि प्रत्येक राजकुमार गहरी नींद में सो गया और जागने पर उसने देखा कि राजकुमारियों के जूते घिसे हुए थे। 3 रातों की असफलता के बाद प्रत्येक को राजा के आदेश के अनुसार मार डाला गया। एक दिन एक घायल सैनिक, जो अब लड़ने में सक्षम नहीं था, राज्य से गुजर रहा था। उसने राज्य में राजा के ऐलान के बारे में सुना था, लेकिन उसे भी अपनी जान खोने का डर सता रहा था। जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, जिसने पूछा कि वह कहां जा रहा है। सैनिक ने कहा, मैं यह पता लगाना चाहूंगा कि राजकुमारियां हर रात नृत्य करने के लिए कहां जाती हैं। शायद तब मैं राजा बन सकूंगा, पर यह बहुत कठिन है। यह इतना कठिन नहीं है, बुढ़िया ने कहा। बस इतना ध्यान रखना कि तुम रात में राजकुमारियों द्वारा दी गई कोई भी शराब मत पीना और उसके बाद गहरी नींद में होने का नाटक करना। उसने उसे एक लबादा देते हुए कहा, यह तुम्हें अदृश्य बना देगा ताकि वे जहां भी जाएं तुम उनका पीछा कर सको। उसकी सलाह के लिए आभारी होकर सिपाही ने इसे आजमाने का फैसला किया। वह राजा के पास गया और चुनौती स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने उसका स्वागत किया और उसे बढ़िया शाही पोशाक प्रदान की। शाम को सैनिक को उसके कक्ष में ले जाया गया, जहां सबसे बड़ी राजकुमारी उसके लिए एक कप शराब लेकर आई। सिपाही ने चुपके से उसे फेंक दिया और जोर जोर से खर्राटे लेते हुए गहरी नींद में होने का नाटक करने लगा। राजकुमारियां यह सोचकर कि वह सो रहा है हंसी और सबसे बड़ी राजकुमारी ने कहा, एक और मूर्ख बिना कुछ किए अपना जीवन खोने के लिए आ गया। उन्होंने अपने बेहतरीन डांसिंग गाउन पहने और जाने के लिए तैयार हुए। सबसे छोटी राजकुमारी ने असहज महसूस करते हुए कहा, मुझे इस बारे में बहुत बुरा लग रहा है। तुम हमेशा डरती रहती हो। सबसे बड़ी राजकुमारी ने उत्तर दिया, अभी तक हमें कुछ नहीं हुआ है। जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने सिपाही की जांच की, जो खर्राटे लेता रहा, यह विश्वास करते हुए कि वे सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी राजकुमारी ने ताली बजाई और उसका बिस्तर फर्श में धंस गया, जिससे एक दरवाजा दिखाई देने लगा। राजकुमारियां दरवाजे से एक के बाद एक नीचे उतरी, जिनमें सबसे बड़ी राजकुमारी अग्रणी थी। मौके का फायदा उठाते सिपाही ने अपना जादुई लबादा पहन लिया। सिपाही, जो अब अदृश्य था, उनका करीब से पीछा कर रहा था। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने गलती से सबसे छोटी राजकुमारी की पोशाक पर पैर रख दिया, जिससे वह चिल्ला पड़ी, कुछ गड़बड़ है, किसी ने मेरी पोशाक पर पैर रखा। उसने चिल्लाकर कहा, मूर्ख मत बनो। सबसे बड़ी राजकुमारी ने कहा, यह सिर्फ एक कील थी। वे तब तक चलते रहे जब तक कि वे चांदी की पत्तियों वाले पेड़ों के जादुई झुरमुट तक नहीं पहुंच गए। सैनिक ने एक शाखा तोड़ दी, जिससे जोरदार आवाज हुई। सबसे छोटी राजकुमारी ने फिर से अपना डर व्यक्त किया, लेकिन सबसे बड़ी राजकुमारी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि यह सिर्फ राजकुमार खुशी के लिए चिल्ला रहे थे। इसके बाद वे सुनहरी पत्तियों वाले एक उपवन में और फिर चमचमाते हीरो की पत्तियों वाले एक अन्य उपवन में दाखिल हुए। हर बार सैनिक एक शाखा तोड़ लेता था और हर बार सबसे छोटी राजकुमारी चिंतित हो जाती थी। आखिरकार वे एक झील पर पहुंचे, जहां 12 नावें उनका इंतजार कर रही थीं, जिनमें से प्रत्येक में एक सुंदर राजकुमार था। सिपाही ने सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में कदम रखा। जैसे ही वे झील पार करने लगे, राजकुमार ने शिकायत की कि नाव भारी लग रही है। यह सिर्फ मौसम की बात है, सबसे छोटी राजकुमारी ने अपनी चिंता छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। झील के दूसरी ओर एक भव्य रोशनी वाला महल था, जहां संगीत की ध्वनि से वातावरण गूंज रहा था। उन्होंने प्रवेश किया और खुशी से नृत्य किया। अदृश्य सैनिक भी उनके साथ शामिल हो गया। जब भी कोई राजकुमारी शराब का प्याला उठाती, तो सैनिक उसे पी लेता और प्याला खाली छोड़ देता, जिससे सबसे छोटी राजकुमारी और अधिक डर जाती। उन्होंने तब तक नृत्य किया जब तक उनके जूते खराब नहीं हो गए और फिर झील पर लौट आए। इस बार सिपाही सबसे बड़ी राजकुमारी की नाव में सवार हुआ। दूसरे किनारे पर वापस आकर
उन्होंने अलविदा कहा और सीढ़ियां चढ़ गए। सिपाही आगे भागा, अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारियां थकी हुई और यह विश्वास करते हुए कि वे सुरक्षित हैं, बिस्तर पर चली गई। अगली सुबह सिपाही चुप रहा और अगली 2 रातें निरीक्षण करने की योजना बनाई। दोनों रातों को एक जैसी घटनाएं घटी। सिपाही ने और शाखाएं इकट्ठी की और तीसरी रात सबूत के तौर पर एक सोने का प्याला लिया। जब भेद खुलने का समय आया तो सिपाही डालिया और सोने का प्याला लेकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। 12 राजकुमारियां दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थीं। राजा ने पूछा कि उसकी बेटियां हर रात कहां जाती हैं। सैनिक ने समझाया, वे एक भूमिगत महल में 12 राजकुमारों के साथ नृत्य करती हैं और सबूत के तौर पर राजा को शाखाएं और कब दिखाया। राजा ने अपनी बेटियों को बुलाया, जिन्होंने यह देखकर कि उनका भेद खुल गया, सब कुछ कबूल कर लिया। राजा ने सैनिक से पूछा कि वह किस राजकुमारी से विवाह करना चाहेगा। सिपाही ने उम्र में बड़ा होने के कारण सबसे बड़ी राजकुमारी को चुना। उसी दिन उनकी शादी हो गई और सैनिक को राजा का उत्तराधिकारी बना दिया गया। राजकुमारियों के रात के नृत्य का रहस्य सुलझ गया और राज्य ने जादू के अंत पर खुशी मनाई। सैनिक, जो अब एक राजा था, ने बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक शासन किया और वह और सबसे बड़ी राजकुमारी हमेशा खुशी से रहे। जादुई उपवन और भूमिगत महल एक गुप्त स्थान बने रहे जो केवल उन्हें ही ज्ञात था। आज की कहानी का शीर्षक है समुद्री राजकुमारी। तो चलिए चलते हैं समुद्र की दुनिया में। एक बार की बात है, समुद्र के किनारे एक खूबसूरत गांव में ओलिविया नाम की एक लड़की रहती थी। ओलिविया को दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा समुद्र पसंद था। हर दिन वह समुद्र तट पर घंटों बिताती थी, सीप इकट्ठा करती थी और लहरों के नीचे छिपे रहस्यों के सपने देख। एक धूप भरी दोपहर में जब ओलिविया किनारे पर घूम रही थी, उसे एक असामान्य समुद्री सीप मिली। वह बड़ी, चमकदार और जादुई रोशनी से जगमगा रही। उत्सुकता से उसने उसे उठाया और अपने कान के पास रख लिया। समुद्र की सामान्य ध्वनि के बजाय उसे एक धीमी मधुर आवाज सुनाई दी। ओलिविया, बहादुर और दयालु, तुम्हें मंत्रमुग्ध समुद्री सीप मिल गई है। उसकी चमक का पीछा करते हुए छिपी हुई गुफा तक जाओ, जहाँ तुम्हारा भाग्य इंतजार कर रहा है। ओलिविया का दिल उत्साह और जिज्ञासा से धड़क उठा। उसने सीपियों की चमक का पीछा करने का निर्णय लिया, जो उसे समुद्र तट के एक एकांत हिस्से में ले गई। वहाँ आइवी के पर्दे के पीछे छिपी एक छोटी सी गुप्त गुफा थी। गहरी सांस लेते हुए ओलिविया ने अंदर कदम रखा। गुफा झिलमिलाती रोशनी से भर गई थी और केंद्र में एक शानदार मोती वाला सिंहासन खड़ा था। सिंहासन पर नीले बालों और मोतियों का मुकुट पहने एक खूबसूरत जलपरी बैठी थी। उसकी दयालु मुस्कान और आंखें समुद्र की तरह चमकती थी। तुम्हारा स्वागत है, ओलिविया, जलपरी ने सौम्य आवाज में कहा। मैं मरीना, समुद्री राजकुमारी हूँ। तुम्हें हमारे पानी के नीचे के साम्राज्य को एक बड़े खतरे से बचाने में मेरी मदद करने के लिए चुना गया है। ओलिविया चकित और घबराई हुई थी। लेकिन मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं तो गांव की लड़की हूँ। मरीना मुस्कुराई। तुम्हारे पास एक शुद्ध दिल और बहादुर भावना है। हमें बस यही चाहिए। इसे ले लो। उसने ओलिविया को नीले रत्न के साथ एक नाजुक चांदी का हार देते हुए कहा। यह हार तुम्हें पानी के अंदर सांस लेने और समुद्री जीवों के साथ बात करने में मदद करेगा। मरीना के हाथ हिलाने से गुफा तेज रोशनी से भर गई। जब ओलिविया ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को पानी के अंदर पाया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह आसानी से सांस ले पा रही थी। वह जीवंत मूंगा चट्टानों, रंग बिरंगी मछलियों और लहराती समुद्री शैवाल को आश्चर्य से चारों ओर देखने लगी। यह एक सपने के सच होने जैसा था। मरीना उसके बगल में दिखाई दी। हमारे राज्य को एक अंधेरी शक्ति से खतरा है जो समुद्र के जादू को चुराना चाहती है और हमारा जादू भी कम हो रहा है। हमें 2 जादुई मोतियों को ढूंढना होगा जो हमारी दुनिया की रक्षा करने की शक्ति रखते हैं, जिससे हमारी शक्तियाँ वापस आ सकती है। वे खतरनाक जगहों में छिपे हुए हैं, जादुई प्राणियों द्वारा घिरे हैं। यह काम सिर्फ तुम कर सकती हो। क्या इसमें तुम मेरी मदद करोगी? ओलिविया ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हाँ राजकुमारी मरीना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी।
उनका पहला लक्ष्य छाया की गुफा थी, जहां प्रकाश का मोती छिपा हुआ था। जैसे जैसे वे नजदीक आते गए, पानी गहरा होता गया और भयानक आकृतियां छाया में घूमने लगी। अचानक एक विशाल समुद्री सांप उभरा। उसकी आंखें भयानक रूप से चमक रही थी। ओलिविया का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसे मरीना की बहादुरी के बारे में कही गई बातें याद आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और आगे की ओर तैरने लगी। महान सर्प, उसने पुकारा, हम समुद्र की रक्षा के लिए प्रकाश के मोती की तलाश कर रहे हैं, कृपया हमें जाने दे। सांप ने गुस्से से कहा, यदि तुम सच में मोती चाहते हो तो तुम्हें अपना साहस साबित करना होगा। मुझे युद्ध में हराओ और मोती तुम्हारा होगा। ओलिविया डरी हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे बहादुर बनना होगा। उसने समुद्र तल से एक नुकीला भाला उठाया और सांप का सामना किया। लड़ाई भयंकर थी, जिसमें सांप की पूंछ छटपटा रही थी और ओलिविया उसके वाश रही। अंततः एक तेज चाल से ओलिविया ने सांप की पूंछ पर प्रहार किया, जिससे वह पीछे हट गया। तुम सचमुच बहादुर हो, सांप ने गुफा में छिपे एक चमकते मोती को दिखाते हुए कहा। ओलिविया ने ध्यान से मोती ले लिया और सांप को धन्यवाद दिया। उनकी आखिरी मंजिल साहस की खाई थी, जहां शक्ति का मोती छिपा हुआ था। खाई गहरी और अंधेरी थी, जिससे ओलिविया को डर का एहसास हुआ, लेकिन मरीना के होने से उसको थोड़ी हिम्मत मिली। नीचे उन्हें मोती एक भयंकर शार्क द्वारा घिरा हुआ मिला। शार्क गुर्राई, इस मोती पर दावा करने के लिए तुम्हें मुझे युद्ध में हराना होगा। ओलिविया का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसे एक मजबूत सीप मिला और उसने इसे शार्क के शक्तिशाली जबड़ों के खिलाफ ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने जमकर लड़ाई की और जब ऐसा लगा कि शार्क जीत जाएगी, ओलिविया ने एक चट्टान देखी। उसने शार्क को उलझाया और चट्टान से टकरा दिया। उसकी बहादुरी देखकर शार्क नरम पड़ गई। उसने आखिरी मोती सौंपते हुए कहा, आपने बहुत साहस दिखाया है। 2 मोतियों को हाथ में लेकर ओलिविया और मरीना समुद्री महल में लौट आए। मरीना ने मोतियों को एक जादुई सीप में रख दिया और एक शानदार रोशनी से समुद्र भर गया। मरीना की जादुई शक्तियां भी वापस आ गई और पानी के नीचे का साम्राज्य एक बार फिर सुरक्षित हो गया। ओलिविया, तुमने बहुत बहादुरी, बुद्धिमत्ता और ताकत दिखाई है। तुम समुद्र की सच्ची दोस्त हो, मरीना ने कहा। ओलिविया गर्व और खुशी से झूम उठी। धन्यवाद राजकुमारी मरीना, मैं इस साहसिक कार्य को हमेशा संजो कर रखूंगी। मरीना ने फिर से अपना हाथ हिलाया और ओलिविया को किनारे तक पहुंचा दिया, जहां उसने खुद को एक बार फिर मंत्रमुग्ध समुद्री सीप पकड़े हुए पाया। जैसे ही सूरज डूबा, ओलिविया को पता चला कि वह अपनी जादुई यात्रा कभी नहीं भूलेगी। उस दिन से जब भी ओलिविया समुद्र तट पर चलती, उसे समुद्र और उसके आश्चर्यों से एक विशेष जुड़ाव महसूस होता। वह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो, वह समुद्र के जादू की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगी। आज की कहानी का शीर्षक है नन्ही रेड हुड। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक प्यारी सी लड़की थी जो भी उससे मिलता था उसे बहुत प्यार करता था। उसकी दादी उससे सबसे अधिक प्यार करती थी और वह जो भी चाहती थी उसे दे देती थी। एक दिन दादी ने उसके लिए एक सुंदर लाल मखमली हुड बनाया, जो उस पर इतना अच्छा लगा कि वह उसे हर समय पहने रहती थी। इस वजह से सभी उसे नन्ही रेड हुड कहते थे। एक दिन उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा, यहाँ आओ नन्ही रेड हुड, मेरे पास केक और वाइन की एक बोतल है। इन्हें अपनी दादी के पास ले जाओ क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इससे उन्हें बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। रास्ता थोड़ा खराब है, इसीलिए संभल कर जाना बेटा। जब तक दादी का घर न आए तब तक कहीं और मत जाना, और जब तुम पहुंचो तब अपनी दादी को गुड मॉर्निंग जरूर कहना। मैं बहुत सावधान रहूंगी, नन्ही रेड हुड ने अपनी माँ से कहा और उनकी हर बात मानने का वादा किया। उसकी दादी गांव से लगभग 3 मील दूर जंगल में रहती थी। जैसे ही नन्ही रेड हुड जंगल में दाखिल हुई, उसकी मुलाकात एक भेड़िए से हुई। नन्ही रेड हुड को नहीं पता था कि वह कितना दुष्ट प्राणी था। गुड मॉर्निंग नन्ही रेड हुड, भेड़िए ने कहा। तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो और तुम्हारी टोकरी में क्या है? मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें खाना देने जा रही हूँ, नन्ही रेड हुड ने जवाब दिया।
तुम्हारी दादी कहाँ रहती है, नन्ही रेड हुड? भेड़िए ने कहा। नन्ही रेड हुड ने जवाब दिया, जंगल में उनका घर अखरोट के पेड़ों के ठीक पीछे 3 बड़े ओक के पेड़ों के नीचे खड़ा है। आप निश्चित रूप से इसे जानते होंगे। भेड़िए ने मन ही मन सोचा, कितनी कोमल युवा प्राणी है, उसका मुंह कितना स्वादिष्ट होगा। उस बूढ़ी औरत से भी बेहतर मुझे दोनों को पकड़ने के लिए चतुराई से काम लेना होगा। तो वह कुछ देर तक नन्ही रेडहुड के पास चला और फिर बोला, यहाँ चारों और बहुत सुंदर फूल है, तुम्हें अपनी बीमार दादी के लिए कुछ फूल ले लेने चाहिए। नन्ही रेडहुड ने चारों ओर देखा कि पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें नाच रही है और हर जगह खूबसूरत फूल उग रहे हैं। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं दादी के लिए फूलों का ताज़ा गुलदस्ता ले जाऊं? इससे वह भी खुश हो जाएंगी। अभी मेरे पास समय है, इसलिए मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगी। और इसलिए वह फूल इकट्ठा करने के लिए रास्ते से जंगल की ओर भाग गई। फूल इकट्ठा करते करते वह जंगल में और भी गहराई में चली गई। इसी बीच भेड़िया भागकर सीधे दादी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। खटखटाने पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दादी घर पर नहीं थी, वह पड़ोस में अपनी सहेली के घर गई थी। भेड़िए मुंडी उठा ली और दरवाजा खुल गया। बिना कुछ कहे वह सीधे दादी के कमरे में गया। फिर उसने दादी के कपड़े पहने, टोपी पहनी, दादी के बिस्तर पर लेट गया और पर्दे खींच दिए। नन्ही रेडहुड दौड़ दौड़ कर फूल चुन रही थी और जब उसने जितने फूल इकट्ठा कर सकती थी उतने इकट्ठा कर लिए तो उसे अपनी दादी की याद आई और वह अपने घर के लिए निकल पड़ी। वह कुटिया का दरवाजा खुला देखकर आश्चर्यचकित रह गई और जब वह अंदर गई तो उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई और उसने खुद से कहा, आज मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? आमतौर पर मुझे दादी के साथ रहना अच्छा लगता है। वह बिस्तर के पास गई और पर्दा हटा दिया। वहां उसकी दादी लेटी हुई थी और उसकी टोपी उसके चेहरे पर दूर तक खींची हुई थी, जो बहुत अजीब लग रही। ओह दादी, उसने कहा, आपके कितने बड़े कान हैं, तुम्हारी बातें सुनने के लिए है मेरे बच्चे, भेड़िए ने जवाब दिया। लेकिन दादी, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं, तुम्हें अच्छी तरह से देखने के लिए। लेकिन दादी, आपके कितने बड़े हाथ हैं, तुम्हें गले लगाने के लिए। ओह, लेकिन दादी, आपका मुंह कितना बड़ा है, तुम्हें खा जाने के लिए। और जैसे ही भेड़िए ने यह कहा, उसने बिस्तर से छलांग लगा दी और नन्ही रेड हुड पर झपटा। भेड़िए को देखकर रेड हुड चिल्लाई। एक शिकारी घर के पास से गुजर रहा था और उसने उसकी तेज चीख सुनी और वो तुरंत दौड़ के अंदर आया। वह भेड़िए को देखकर चिल्लाया, मैं तुम्हें ही खोज रहा था दुष्ट भेड़िए। ऐसा कहते ही उसने अपनी बंदूक निकाली और भेड़िए को गोली मार दी। गोली की आवाज से दादी भी अपनी सहेली के घर से बाहर आ गई। नन्ही रेडहुड रोते हुए बाहर आई। दादी ने उसे संभाला। दादी ने रेडहुड की जान बचाने के लिए शिकारी को धन्यवाद कहा। तीनों बहुत खुश थे। शिकारी ने भेड़िए की खाल ले ली और उसे लेकर घर चला गया। दादी ने केक खाया और नन्ही रेडहुड द्वारा लाई गई वाइन पी ली और उन्हें काफी बेहतर महसूस हुआ। नन्ही रेडहुड ने मन में सोचा, जब तक मैं जीवित हूँ दादी के घर आते समय अनजान रास्ते पे नहीं जाऊंगी। तो नन्ही रेडहुड की कहानी हमें अपने माता पिता की सलाह सुनने और अजनबियों से सावधान। आज की कहानी का शीर्षक है इंद्रधनुषी राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, क्रोमारा नामक एक जादुई राज्य में अरोरा नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसे इंद्रधनुषी राजकुमारी के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसके बाल इंद्रधनुष के सभी रंगों से चमकते थे। अरोरा के पास एक विशेष उपहार था। वह अपने आसपास की दुनिया के रंगों को नियंत्रित कर सकती थी। जहां भी जाती थी खुशी और सुंदरता लाती थी। क्रोमारा का राज्य एक आश्चर्य का स्थान था, जहां आसमान हमेशा साफ रहता था और खेत जीवंत फूलों से खिलते थे। अरोरा के माता पिता राजा रेडियंट और रानी लुमिनारा ने ज्ञान और दयालुता के साथ शासन किया और क्रोमारा के लोग खुश और संतुष्ट थे। एक दिन नॉक्टर्नस नाम के एक काले जादूगर ने राज्य की सुंदरता और खुशी से ईर्ष्या करते हुए एक शक्तिशाली जादू किया। जादू ने क्रोमारा से सभी रंग चुरा लिए, इसे एक नीरस धूसर भूमि में बदल दिया। फूल मुरझा गए, आसमान में अंधेरा छा गया
और लोगों की खुशी फीकी पड़ गई। रंग खोने से दुखी अरोरा ने अपने राज्य को बचाने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसे मंत्रमुग्ध रेनबो क्रिस्टल को ढूंढना होगा, जिसमें नॉक्टर्नस के जादू को तोड़ने की शक्ति थी। अपने वफादार साथी ग्लिमर नामक एक जादुई तितली के साथ अरोरा अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। उनका पहला पड़ाव फॉरेस्ट ऑफ विस्पर्स था, जो प्राचीन पेड़ों से भरी जगह थी जो बात कर सकते थे। जैसे ही वे जंगल से गुजरे, पेड़ों ने गुप्त बातें बताई और उन्हें आने वाले खतरों के बारे में आगाह किया। अरोरा ने ध्यान से सुना और पाया कि रेनबो क्रिस्टल इकोस की गुफा में छिपा हुआ था, जिसकी रक्षा एक भयंकर ड्रैगन कर रहा था। दृढ़ निश्चयी अरोरा और ग्लिमर ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने पहेलियों की नदी पार की, जहां से गुजरने के लिए उन्हें पेचीदा पहेलियां सुलझानी पड़ी। अरोरा की बुद्धिमत्ता और ग्लिमर की त्वरित सोच ने उन्हें पहेलियों को सुलझाने और सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंचने में मदद की। इसके बाद वे छाया की घाटी में प्रवेश कर गए, जो एक अंधेरी और भयानक जगह थी जहां परछाइयां जीवंत हो उठी। परछाइयों ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन अरोरा ने अपने बचे हुए जादू का उपयोग करके एक छोटी रंगीन रोशनी बनाई, जिसने परछाइयों को दूर रखा। अंत में वे इकोस की गुफा पर पहुंचे। गुफा विशाल थी और अजीब गूंजती आवाजों से भरी हुई थी। गुफा के बीच में उन्होंने इंद्रधनुष क्रिस्टल को देखा, जो अंधेरे के बावजूद चमक रहा था, लेकिन इसकी रखवाली एक विशाल ड्रैगन कर रहा था, जिसके पंख रात के आकाश की तरह चमक रहे थे। अरोरा बहादुरी से आगे बढ़ी। महान ड्रैगन, मैं राजकुमारी अरोरा हूँ और मैं अपने राज्य को बचाने के लिए रेनबो क्रिस्टल लेने आई हूँ। ड्रैगन गुर्राया, लेकिन अरोरा की बहादुरी ने उसे प्रभावित किया। मुझे तुम्हें क्रिस्टल क्यों देना चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। अरोरा ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे राज्य को बहुत जरूरत है। नॉक्टर्नस की जादू की वजह से हमारे राज्य के रंग और खुशियां चली गई है, और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। कृपया सुंदरता और आनंद वापस लाने में हमारी मदद करें। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर ड्रैगन ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। अगर तुम मेरे 3 प्रश्नों का सही जवाब दे सकती हो, तो मैं तुम्हें क्रिस्टल दूंगा, उसने कहा। अरोरा सहमत हुई। ड्रैगन ने अपना पहला सवाल पूछा, इंद्रधनुष में सबसे महत्वपूर्ण रंग कौन सा है? अरोरा ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, सभी रंग महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि साथ में वे कुछ सुंदर बनाते हैं। ड्रैगन ने सिर हिलाया और अपना दूसरा सवाल पूछा, सच्ची खुशी किससे मिलती है? अरोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची खुशी प्यार, दया और दूसरों की मदद करने से मिलती है। ड्रैगन उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर मुस्कुराया। अंत में उसने अपना तीसरा सवाल पूछा, अंधेरे को कैसे हराया जा सकता है? अरोरा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अंधेरे को प्रकाश, आशा और साहस से हराया जा सकता है। ड्रैगन स्वीकृति के साथ दहाड़ा, तुमने बुद्धिमानी से उत्तर दिया है राजकुमारी अरोरा, तुम रेनबो क्रिस्टल ले सकती हो। अरोरा ने ध्यान से क्रिस्टल ले लिया और वह और ग्लिमर जल्दी से क्रोमारा वापस आ गए। अपने हाथों में क्रिस्टल लेकर अरोरा महल के सबसे ऊंचे टावर पर खड़ी हो गई और उसे आकाश की ओर उठा दिया। क्रिस्टल चमक उठा और रंग की किरणें निकलकर पूरे राज्य में फैल गई। धीरे धीरे रंग क्रोमारा में वापस आ गए। फूल फिर से खिल गए, आसमान नीला हो गया और लोगों की खुशी भी वापस आ गई। राजा रेडियंट और रानी लुमिनारा ने अपनी बेटी को उसकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प पर गर्व करते हुए गले लगाया। क्रोमारा के लोगों ने एक भव्य उत्सव मनाया। अरोरा को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया और राज्य एक बार फिर रंग और खुशियों से भर गया। जादूगर नॉक्टर्नस अरोरा की रोशनी और साहस से पराजित होकर छाया में गायब हो गया और कभी वापस नहीं लौटा। और इसलिए इंद्रधनुषी राजकुमारी अरोरा अपने राज्य में सभी को याद दिलाती रही कि बहादुरी, ज्ञान और थोड़े से जादू से सबसे अंधेरे समय को भी दूर किया जा सकता है।